स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग विधायिका। तो दोस्तों इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो विधायिका वाला चैप्टर है चैप्टर 5, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर जो वो कौन से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनेगा वो देखिए ये है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का यदि सदस्य बनना है किसी को, ठीक है, उसे निर्वाचित होना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति की आयु मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को तो भंग कर सकता है, लेकिन उसे ये परामर्श कौन देता है। ठीक है, क्या ये मुख्यमंत्री होता है, क्या ये प्रधानमंत्री होता है, क्या ये राज्यपाल होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी परामर्श पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि देखिए कोई व्यक्ति जो है वो संसद का सदस्य कब नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। यानी कि चुनाव में उसने मतलब कुछ भ्रष्टाचार किया जिसकी वजह से उसे दोषी बना दिया गया हो। ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी कि पागल घोषित कर दिया गया हो, चुनाव खर्चा का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन 4 है उपयुक्त सही, ये वाला सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है या पागल दिवालिया होता है या वह चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर नहीं दे पाता है, तो ऐसे में वो संसद का सदस्य चुनने की जो उसकी योग्यता है उसे पूरी तरीके से खो देता है। तो उपयुक्त सभी जो आपका पॉइंट 4 है, ऑप्शन 4 है, ये वाला सही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा जो होता है और राज्यसभा, इन दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, जब दोनों की एक साथ बैठक बुलाई जाती है, तो उस समय इसका जो अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता जो होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है। तो देखिए पहले तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में कभी आता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये मात्र केवल मंत्री परिषद तक ही सीमित होता है। और जब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है तो लोकसभा का सदस्य तो यहाँ पे करेगा ही नहीं इसका, ठीक है, अध्यक्षता। तो बचा अब उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पर राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा अधिकार है जिस पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला है वित्त विधेयक पारित करने पर, अध्यादेश जारी करने पर, राष्ट्रपति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर। तो देखिए राष्ट्रपति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव करने पर तो लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि ऑप्शन 4 जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार इस पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कि विधायिका का कार्य नहीं है। यानी कि जो विधायिका है उसका इन 4 में से एक कार्य नहीं है। ठीक है, तो पहला है कानून बनना। हाँ, ये तो विधायिका का कार्य है। विधायिका एक बहस का मंच है, ये भी सही है। ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ये भी सही है। फिर 4 है बजट बनाना। ये जो बजट बनाने का कार्य है ये कार्यपालिका का होता है, विधायिका का नहीं होता है। इनकी विधायिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है? बजट बनाना। ठीक है,
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 7 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, वहीं लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, ये भी प्रश्न है। लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो ये तो सभी को ही पता होगा, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है। कौन कर सकता है भंग? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, वहीं देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि लोकसभा का यदि किसी को सदस्य बनना है, ठीक है, तो उसकी योग्यताओं के संबंध में एक कथन जो वो इसमें गलत दिया हुआ है, वो कौन सा है? पहला कथन है वह भारत का नागरिक हो। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि जब तक वो भारत का नागरिक नहीं होगा उसे लोकसभा का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, तीसरा है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, ये भी सही है। वह पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन रहेगा सेकंड, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। ये आंसर गलत है, क्योंकि लोकसभा का यदि किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो उसकी कम से कम जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है। अब देखिए, अब यहाँ पे लोकसभा की विशेषताओं के बारे में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक जो विशेषता है वो लोकसभा की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हाँ, ये सही है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 552 होती है, ये भी सही है। इसे निचला सदन यानी कि आम जनता का सदन भी कहा जाता है, ये भी सही है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। अब बचा 5वां पॉइंट कि इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया कि राज्य विधानसभा, तो सिंपल सी बात है कि राज्य विधानसभा अर्थात कि ये राज्यसभा से संबंधित है, लोकसभा से बिल्कुल भी संबंध इसका नहीं है। तो लोकसभा की विशेषताओं में कौन सा कथन गलत है कि इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें आपकी 2 विशेषताएं क्लियर हो गई, मतलब 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक तो मल्टीपल चॉइस का और एक की लोकसभा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में। वहीं अगला प्रश्न बनेगा राज्यसभा की विशेषताओं से संबंधित। कौन सा? राज्यसभा की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, दूसरा है यह स्थायी सदन है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हाँ, ये भी सही है कि ये एक स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य जो होते हैं इसमें से प्रत्येक 2 साल में एक बार रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 250 है। राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता होती है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और 5वां है इसे ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है, राज्यसभा की जो बैठकें है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। ये गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है सरकारी विधेयक जो होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? यानी कि जो सरकारी विधेयक है वो किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है? ठीक है, क्या वो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, संसद सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है, आम जनता के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो सरकारी विधेयक होता है, ठीक है, ये पेश किया जाता है मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया जाता है? मंत्री के द्वारा। ठीक है, सरकारी विधेयक यही होता है। और संसद का सदस्य अगर कोई पेश करता है तो उसे कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आप समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको आपका चैप्टर 5 है जो विधायिका, इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। एंड आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा ये वीडियो।
और आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आती रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप शेयर करते हैं, ठीक है, और लाइक आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए उससे मिलेंगे अगली वीडियो में, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।